का अपवा तंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जामिनर द्वारा यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवा तंत्र हम पढ़ेंगे। अपवा का मतलब क्या होता है? अपवा का मतलब होता है प्यारे बच्चों निकासी, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बोलते हैं। निकासी का मतलब कोई भी पानी को बाहर निकालना। और जब भी हम मैदानी इलाकों के अंदर रहते हैं तो उन मैदानी इलाकों का जो पानी है वो प्यारे बच्चों मैदानी इलाकों से निकाल कर बाहर सागर महासागर खाड़ियों में लेके जाने का काम जो करती है उसे हम नदी बोलते हैं। तो अपवा का मतलब होता है निकासी। और अपने भारत के अंदर जितना भी मैदानी भाग है उन मैदानी भागों के अंदर जितना भी पानी होगा उसकी निकासी के लिए प्यारे बच्चों वो सारा का सारा पानी लास्ट में नदियों में गिरेगा और नदियां उन मैदानों का पानी लेके सागर महासागर खाड़ी में जाएंगी। इसी को हम बोलेंगे भारत का अपवा तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो भारत के अपवा तंत्र को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए इसे हम बच्चों दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में एक हमारा भाग होगा हिमालयन अपवा तंत्र और सेकंड होगा प्यारे बच्चों प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बोलेंगे और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हम बोलेंगे। तो हिमालय से जितनी भी नदियां निकलेंगी वो सारी की सारी नदियां मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद मैदानी इलाकों का पानी उठा के बाद में सागर महासागर खाड़ियों में जाएंगी। उन्हीं को हम बोलेंगे बच्चों हिमालयन अपवा तंत्र। ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, एक ऐसा भारत जिसके तीन दिशा में पानी भरा होगा। उस भारत के अंतर्गत जितनी भी नदियां बहेंगी वो नदियां प्यारे बच्चों प्रायद्वीपीय भारत के पानी को लेके सागर महासागर खाड़ियों में जाने का काम करेंगी। उन सारी की सारी नदियों को हम पढ़ेंगे इस अपवा तंत्र में। हिमालयन जो अपवा तंत्र है इसको अच्छे तरीके से पढ़ने और समझने के उद्देश्य से हम इसे बच्चों तीन भागों में बांटेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा सिंधु नदी तंत्र। इंग्लिश में बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम। सेकंड जो होगा बच्चों वो होगा अपने भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र, सबसे बड़ा नदी तंत्र, जिसे हम बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम, गंगा नदी तंत्र। और हमारा जो थर्ड होगा बच्चों पार्ट वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है। तो प्यारे बच्चों हिमालय से निकलने वाली तीन नदियां, जिनमें एक सिंधु नदी पढ़ेंगे, एक गंगा नदी पढ़ेंगे, एक ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। इन तीन नदियों के अंदर बहुत सारी नदियां अपना पानी गिराएंगी और वो बहुत सारी नदियां जो इन तीन नदियों के अंदर पानी गिराएंगी वो इन तीन नदियों की ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, सहायक कहलाएंगी। तो सिंधु नदी जो तंत्र होगा ये हिमालय अक्षेत्र से निकलेगा, यानी कि सिंधु और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां होंगी इन सारी की सारी नदियों का जो उद्गम होगा, जो ओरिजिन होगा वो हिमालय अक्षेत्र होगा। और हिमालयन अपवा तंत्र का पार्ट है सिंधु नदी तंत्र। गंगा और गंगा की जितनी भी ट्रिब्यूटरी होंगी, सहायक नदियां होंगी,
सहायक नदी कौन सी होगी? वो नदी होगी जो अपना पानी किसी मुख्य नदी के अंदर गिराएगी और अपना पानी किसी मुख्य नदी के अंदर गिरा के उस मुख्य नदी को आगे बढ़ने का सहारा लगाएगी। सहारा देने वाला ही प्यारे बच्चों इस दुनिया के अंदर सहायक कहलाता है, ध्यान रखेंगे। तो जो भी नदी अपना पानी किसी मुख्य नदी के अंदर गिरा के उस मुख्य नदी को आगे बढ़ने का सहारा लगाएगी, उसी को हम उस मुख्य नदी की सहायक नदी बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी रिवर बोलेंगे। तो गंगा और गंगा की सहायक नदियों को हम इस रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे गंगा नदी तंत्र। और गंगा की जितनी भी सहायक नदियां होंगी, उन अधिकतर सहायक नदियों का जो उद्गम होगा बच्चों, वो हिमालय अक्षेत्र से होगा। तो हिमालयन अपवा तंत्र का ही पार्ट है गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे, एक ऐसी नदी जिसके पीछे पुत्र जुड़ा हुआ है, और पुत्र प्यारे बच्चों मेल होता है। तो ये भारत के अंदर बहने वाली मेल रिवर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मा का जो पुत्र है, भगवान ब्रह्मा के पुत्र के नाम पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। और इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर भी बहुत सारी छोटी मोटी नदियां अपना पानी गिराने का काम करेंगी। जब वो छोटी मोटी नदियां अपना पानी इस ब्रह्मपुत्र में गिराएंगी तो वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, सहायक कहलाएंगी। और ये सारी की सारी नदियां मिलके एक जाल बनाएगी, एक सिस्टम तैयार करेगी, जिसको हम बोलेंगे तंत्र। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। सर ये कृत्रिम होती है या प्राकृतिक? नदियां कभी भी कृत्रिम नहीं होती मेरे भाई, ध्यान रखेंगे ना। नहरें होती है कृत्रिम, ठीक है। नदियां कभी भी कृत्रिम नहीं होंगी, और नदियां अपना रास्ता खुद बनाएंगी हमेशा, ध्यान रखेंगे। नदियां कभी पक्की नहीं होती है, नदियां हमेशा कच्ची आपको नजर आएंगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नदियां क्या होंगी? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता हुआ पानी का प्राकृतिक रूप ही प्यारे बच्चों नदी कहलाता है। और कोई भी जो नदी निकलेगी वो किसी ऊंचाई वाले भाग से निकलेगी, और ऊंचाई वाले भाग से प्यारे बच्चों जो कम ऊंचाई वाला भाग है उसकी ओर आगे बढ़ती रहेगी, और बढ़ बढ़ के लास्ट में सागर महासागर खाड़ी में चली जाएगी। अब ये जो नदियां हैं ये लास्ट में अपना पानी सागर महासागर खाड़ियों में ही क्यों गिराती है? क्योंकि सागर महासागर खाड़ी सथल भाग से नीचे होते हैं, और नदियां पर्वतीय क्षेत्र से निकल के मैदानी भाग में बहती हुई लास्ट में प्यारे बच्चों सथल भाग से जो नीचा पड़ता है सागर महासागर खाड़ी, उसके अंदर ही अपना सारा का सारा पानी गिरा देती हैं, ध्यान रखेंगे। तो नदियां जो होंगी वो आपको ध्यान रखना है, अब कभी भी कृत्रिम नहीं होंगी, ये सारी की सारी प्राकृतिक होती हैं। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम भाई आपको भी, ठीक है। अब देखिएगा एक एक नदी को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इंडस रिवर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों सिंधु नदी तंत्र। पहले सिंधु नदी को समझेंगे, और फिर सिंधु नदी से जितने भी क्वेश्चन अपने बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र जिसे हम बोलेंगे इंडस रिवर सिस्टम। देखिएगा बच्चों समझेंगे थोड़ा सा, मान के चलिएगा कि ये जो अक्षेत्र है सारा का सारा, ये सारा का सारा तिब्बत अक्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तिब्बत क्षेत्र। और तिब्बत जो क्षेत्र है बच्चों वो किसका हिस्सा है? चीन देश का हिस्सा है। तिब्बत जिसे हम चीनी जनवादी गणराज्य भी बोलते हैं, ये तिब्बत क्षेत्र चीन देश का हिस्सा है। और ये जो तिब्बत क्षेत्र है, इसी तिब्बत क्षेत्र के अंदर एक रेंज है बच्चों, जो मैंने ट्रांस हिमालय का पार्ट आपको बताई थी, उस रेंज का नाम है कैलाश, कैलाश श्रेणी। इसी कैलाश श्रेणी के अंदर एक झील है मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। और ठीक मानसरोवर झील से थोड़ा सा आगे एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है, एक बहुत बड़ी गतिशील बर्फ की राशि है। और धरती के ऊपर पाए जाने वाली बहुत बड़ी गतिशील बर्फ की राशि को ही हम ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है वो बर्फ जिसके अंदर गति हो, जिसके अंदर मूवमेंट हो, खुद पिघले खुद जमे, खुद पिघले खुद जमे, ऐसी बर्फ की राशि को हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियर बोलेंगे। बच्चों बर्फ का नाम ग्लेशियर नहीं होता, वो बर्फ जिसके अंदर मूवमेंट देखी जाए, गति देखी जाए, तो गतिशील बर्फ की राशि को ही ग्लेशियर, हिंदी में हिमनद कहा जाता है। तो कैलाश श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील, और इसी मानसरोवर झील से प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे चल के
एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ जिसका नाम है चिमायुंगडुंग। चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। इसी चिमायुंगडुंग ग्लेशियर का प्यारे बच्चों जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोला जाता है बोखरचू। क्या बोला जाता है? बोखरचू। तो इसी चिमायुंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक क्षेत्र से एक जलधारा निकलती है और निकलने वाली यह जलधारा प्यारे बच्चों ऊपर की ओर बढ़ती है। जब ऊपर की ओर बढ़ती है तो इसी नदी का नाम है इंडस रिवर, सिंधु नदी। लेकिन तिब्बत क्षेत्र के अंदर प्यारे बच्चों इसे इंडस नहीं कहा जाता, तिब्बत क्षेत्र के अंदर इसे सिंधी खांबा बोला जाता है, और सिंधी खांबा बोला जाता है। और सिंधी खांबा का अर्थ होता है शेर का मुंह, शेर का मुंह, ठीक है। तो तिब्बत क्षेत्र के अंदर सिंधु नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? सिंधी खांबा के नाम से पुकारा जाता है। और यही सिंधी खांबा आगे चल के क्या कहलाएगी? इंडस कहलाएगी, जिसे हम बोलेंगे सिंधु नदी। यह सिंधु नदी प्यारे बच्चों इस तिब्बत के कैलाश श्रेणी के मानसरोवर के निकट चिमायुंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक क्षेत्र से निकल के ऊपर की ओर आती है, अपने भारत की ओर आती है। और अपने भारत का एक क्षेत्र जिसका नाम है दमचोक। क्या नाम है? दमचोक। इस दमचोक नामक क्षेत्र के अंदर अपने भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है। ये जो दमचोक क्षेत्र है जहां सिंधु नदी भारत में सबसे पहले प्रवेश करेगी प्यारे बच्चों, ये लद्दाख का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? लद्दाख का क्षेत्र है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले प्रवेश सिंधु नदी कहां करेगी? तो भारत में सबसे पहले प्रवेश, भारत में सबसे पहले प्रवेश, ध्यान रखेंगे बच्चों, वो दमचोक क्षेत्र में करेगी। कहां करेगी? दमचोक क्षेत्र में, ठीक है। दमचोक क्षेत्र, अब ये सारा का सारा जो क्षेत्र है मान के चलिएगा, आप इसे एज्यूम कीजिएगा कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ लगता प्यारे बच्चों राइट हैंड वाला क्षेत्र है, ठीक है। क्योंकि मानचित्र इसलिए नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मानचित्र छोटा पड़ जाएगा और नदी जो है प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा आएंगी, ठीक है। अब देखिएगा दमचोक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये आगे बढ़ेगी और आगे आएगा यहाँ पे एक शहर, और वो शहर आपने सुन रखा होगा प्यारे बच्चों, ले। लद्दाख की राजधानी है ले, जो सिंधु नदी के किनारे है। और ये ले भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यहीं पर सोनम वांगचुक के द्वारा एक शिक्षा का आंदोलन चलाया गया था बच्चों। और उसी सोनम वांगचुक के जीवन चरित्र के ऊपर बनी बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध फिल्म जिसे हम 3 इडियट बोलते हैं, जिसमें आमिर खान प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण भूमिका में रहे थे, ठीक है। तो ये सिंधु नदी जो तिब्बत क्षेत्र से निकली, भारत में सबसे पहले प्रवेश किया लद्दाख के दमचोक क्षेत्र में, और उससे आगे बहती हुई ये ले में आई, ठीक है। ले से आगे हम बात करेंगे तो प्यारे बच्चों ले होती हुई ये आगे निकल जाएगी, और ले होती हुई ये आगे आएगी तो यहाँ पे आएगा एक क्षेत्र जिसका नाम है गिलगित। गिलगित बच्चों, ये गिलगित वाला जो क्षेत्र है ये है तो भारत का, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया यह क्षेत्र पीओके कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। पीओके की राजधानी भी मैंने आपको बताई थी कि पीओके की जो कैपिटल है वो मुजफ्फराबाद है। कौन सी है? अब मुजफ्फराबाद है। तो गिलगित पीओके बहती हुई यह नदी आगे आएगी, और आगे आएगी तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक क्षेत्र जिसका नाम है चिल्लास। चिल्लास ये भी प्यारे बच्चों कब्जे वाला क्षेत्र है अपने लद्दाख का। और चिल्लास होते हुए ये भारत से क्या कर जाएगी? एग्जिट कर जाएगी। और चिल्लास के बाद बच्चों पाकिस्तान शुरू होगा, और फिर ये पाकिस्तान देश के अंदर बहती हुई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बहती हुई बाद में प्यारे बच्चों अपना पानी गिरा देगी इस क्षेत्र के अंदर। और जहां पे ये पानी गिराएगी बच्चों वो पानी है कौन सा सागर? अरब सागर, अरेबियन सी।
इसे हम क्या बोलेंगे, अरेबियन सी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी नदी का पानी जब बहता हुआ आगे आएगा और किसी भी सागर महासागर खाड़ी के साथ मिलेगा, तो बच्चों इस मीटिंग पॉइंट को हम बोलते हैं नदियों की परिभाषा में माउथ, हिंदी में बोलेंगे मुहाना। तो आपसे पूछेगा कि बताइएगा सिंधु नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है, आप बोलेंगे अरब सागर में बनाती है। तो ये जितने भी पॉइंट है एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है तो देखिएगा, कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का स्थायी निवास, वहीं पर एक मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकट एक बहुत बड़ी गतिशील बर्फ की राशि जिसे चिमायुडुंग ग्लेशियर कहा जाता है। इस ग्लेशियर से 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलेंगी जो भारत में आएगी। एक राइट हैंड दिशा में चली जाएगी जिसे ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, एक प्यारे बच्चों ऊपर की ओर चली जाएगी जिसे सिंधु बोलेंगे, एक नीचे की ओर आएगी जिसे सतलुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सतलुज बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। और इसी चिमायुडुंग ग्लेशियर का एक भाग जिसका नाम है बोखरचू, इस बोखरचू नामक भाग से एक जलधारा निकलती है। निकलने वाली इस जलधारा को तिब्बत के अंदर सिंधी खांबा बोला जाता है। और सिंधी खांबा जो तिब्बतन भाषा का वर्ड है, इसका हिंदी में अर्थ होगा शेर का मुंह। और शेर के मुंह से नाम से जाने जाने वाली ये नदी आगे बढ़ती है और अपने भारत के लद्दाख क्षेत्र के दमचोक नामक गांव के अंदर सबसे पहले प्रवेश करती है। दमचोक में प्रवेश करने के बाद ले के अंदर बहती है। ले बहती हुई प्यारे बच्चों ये पीओके वाले क्षेत्र में चली जाती है और पीओके में एक क्षेत्र आता है गिलगित। बच्चों इस गिलगित के अंदर बहती हुई ये आगे चिल्लास से अपने भारत की जमीन को छोड़ देती है। चिल्लास से एग्जिट करके ये पाकिस्तान में बहती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बहते हुए लास्ट में अपना पानी गिरा देती है कहाँ, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में। ठीक है सर क्लास जल्दी ले लिया करो, अब रोटी बनानी होती है। ठीक है चलो, हाँ लड़कियों की ये समस्या तो होगी, ध्यान रखेंगे ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है गुड़िया, कोशिश करेंगे आगे कि जब आपको रोटी ना बनानी हो उस समय क्लास लें। ठीक है रोटी भी जरूरी है। तो बच्चों इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा, ये जो सिंधु नदी बहती है, इस सिंधु नदी के ठीक नीचे एक रेंज है जिसका नाम है जास्कर रेंज। पढ़ाया था मैंने आपको जास्कर श्रेणी, याद हो तो आपके ट्रांस हिमालय में। और इस जास्कर श्रेणी के ठीक ऊपर प्यारे बच्चों जो श्रेणी है उसे बोलते हैं लद्दाख। कौन सी श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है लद्दाख श्रेणी। बच्चों इस लद्दाख श्रेणी के ऊपर एक नदी हम पढ़ेंगे अभी जिसका नाम होगा शोक नदी। क्या होगा, शोक नदी। ठीक है अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारी सिंधु नदी है बताइएगा वो कौन सी 2 श्रेणियों के बीच बहती है। तो आप बोलेंगे लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच बहने वाला जल ही बच्चों इंडस के नाम से पुकारा जाता है, सिंधु नदी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है अब देखिएगा बच्चों, यहां पे एक ग्लेशियर है और यह ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, नाम है इसका सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर मैंने आपको पढ़ाया था। इसी सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर भारतीय सेना द्वारा 1984 में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के उद्देश्य से एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन को नाम दिया था हमने ऑपरेशन मेघदूत। बच्चों सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। 1984 के बाद पाकिस्तान और भारत की सेना एक दूसरे के सामने इस ग्लेशियर के ऊपर बंदूक ताने भी खड़ी हुई है। और भविष्य के अंदर यदि पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध बजा, पाकिस्तान के साथ अपना युद्ध हुआ, तो प्यारे बच्चों गोली इस सियाचिन क्षेत्र पे भी चलेगी। और सियाचिन क्षेत्र में चलने वाली गोली इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा ऊंचाई पे चलने वाली गोली होगी। जब सबसे ज्यादा ऊंचाई के ऊपर गोलियां चलेंगी तो प्यारे बच्चों ये जो क्षेत्र होगा ये हाईएस्ट बैटलफील्ड होगा किसका, वर्ल्ड का। तो हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड कौन सा है बच्चों, सियाचिन है, ध्यान रखेंगे। विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन है।
और ग्राम सचिव के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। तो ग्राम सचिव के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अपनी ज्योग्राफी से प्यारे बच्चों वो कवर हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। बस साथ ही साथ यदि आप डे बाय डे इनको अच्छे से रिवाइज करोगे तो ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा या मैक्सिमम हो सकता है 3 क्वेश्चन पूछ ले, तो तीनों के तीनों आपकी कॉपी से आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तीनों के तीनों आपकी कॉपी से आने वाले हैं, तो साथ के साथ आप इनको रिवाइज करते रहिएगा। अब ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस सियाचिन ग्लेशियर का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इस नीचे वाले पार्ट का नाम है रीमो, क्या है, रीमो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर का जो नीचे वाला पार्ट है बच्चों, इसका नाम क्या है, रीमो ग्लेशियर। और इस रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी, निकलती हुई ये नदी अपना पानी गिरा देगी बच्चों, कहां पर, सिंधु नदी के अंदर। निकलने वाली ये नदी जो रीमो ग्लेशियर से निकली है, इसका नाम है श्योक। कौन सी नदी है ये, श्योक नदी है बच्चों, श्योक नदी है। कौन सी नदी है, श्योक। तो आपको ध्यान रखना है कि इस रीमो ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, श्योक नदी का उद्गम होता है। ये जो रीमो ग्लेशियर है, इसे बच्चों सियाचिन की जीभ कहा जाता है, टंग ऑफ सियाचिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सियाचिन की जीभ किस ग्लेशियर को कहा जाता है, तो आप बोलेंगे सियाचिन की जीभ कहा जाता है रीमो ग्लेशियर को। किसको, रीमो ग्लेशियर को। और रीमो ग्लेशियर पार्ट है किसका, तो आप बोलेंगे कि रीमो ग्लेशियर पार्ट है सर सियाचिन का। और सियाचिन कौन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो बच्चों पहली सहायक नदी आ चुकी है जिसने सिंधु नदी के अंदर अपना पानी गिराया, और उसका नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी, श्योक नदी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इस गिलगित वाले अक्षेत्र से एक नदी निकलेगी, और वो नदी अपना पानी प्यारे बच्चों गिरा देगी सिंधु के अंदर। इसको बोलेंगे हम कौन सी नदी, गिलगित नदी। कौन सी नदी, गिलगित। तो गिलगित नदी प्यारे बच्चों पीओके के गिलगित क्षेत्र के नजदीक से निकलती है, और वहां से निकल के प्यारे बच्चों सिंधु नदी के अंदर अपना पानी गिराने का काम करती है। तो गिलगित भी ट्रिब्यूटरी होगी किसकी, इंडस की, जिसे हम बोलेंगे सिंधु की, ठीक है। तो दूसरी सहायक नदी हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम है बच्चों गिलगित, ठीक है। तीसरी नदी की हम बात करें तो तीसरी नदी जो है बच्चों, उसका नाम आपको ध्यान रखना है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और यहाँ पर एक पर्वत है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर, नाम है इसका हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत, हिंदू कुश पर्वत। और इसी हिंदू कुश पर्वत से एक नदी निकलती है बच्चों, निकलती हुई ये नदी अपना पानी गिरा देती है किसके अंदर, सिंधु के अंदर। और हिंदू कुश पर्वत से निकलने वाली इस नदी का नाम है काबुल। क्या है, काबुल नदी। तो काबुल किसकी राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी। काबुल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, काबुल अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी काबुल में 23 सितंबर को, प्यारे बच्चों 23 सितंबर 1863 को अपने हरियाणा के राजनायक के नाम से जाने जाने वाले 1857 की क्रांति के सबसे बड़े योद्धा हरियाणा से राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी। और 23 सितंबर को ही प्यारे बच्चों हम राव तुलाराम की मृत्यु के दिन को ही हरियाणा वीर शहीदी दिवस मना के चलते हैं, ठीक है। तो ये वही काबुल है, और इसी काबुल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक नदी और प्यारे बच्चों बीच में पानी गिराएगी, इस नदी का नाम होगा गोमल। कौन सी नदी, ये भी पाकिस्तान से आएगी बच्चों, गोमल नदी। तो गोमल नदी भी ट्रिब्यूटरी है किसकी, सिंधु की। अभी तक मैंने आपको 4 ट्रिब्यूटरी पढ़ाई है, ठीक है। 4 ट्रिब्यूटरी पढ़ाई है, जिसमें एक श्योक नदी है, एक गिलगित नदी है, एक गोमल नदी है, और एक काबुल नदी है। अब देखिएगा बच्चों ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंधु की तो बात बता ही रहा हूँ, सिंधु की सहायक भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यदि ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी अपने मुंह को आगे की ओर लेके समुद्र की तरफ बढ़ेगी। जब मुंह को लेके आगे की ओर चलेगी, तो प्यारे बच्चों मैं इस सिंधु नदी के 2 हाथ मान लेता हूं। तो ऊपर वाला जो हाथ होगा वो मेरा राइट हैंड होगा। कौन सा हैंड होगा, राइट हैंड। तो ऊपर से जितनी भी नदियां आके सिंधु के अंदर पानी गिराएंगी, ये कौन से ओर की सहायक कहलाएंगी, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। दाएं ओर से सिंधु नदी के अंदर
पानी गिराने वाली नदियां जो होंगी वो नदियां प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कौन सी होंगी, ये नदियां होंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं ये दाएं ओर की सहायक है, राइट हैंड साइड की है, दाएं ओर से सहायक। या राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हम बोलेंगे। तो सिंधु नदी के अंदर दाएं ओर से पानी गिराने वाली नदियों में बच्चों आपको ध्यान रखना है एक श्योक नदी, सेकंड जो होगी वो गिलगित नदी, तीसरी जो होगी बच्चों वो आपको ध्यान रखना है गोमल नदी, चौथी जो होगी बच्चों वो आपकी होगी काबुल। काबुल रिवर। ठीक है, तो चारों की चारों किसकी सहायक हैं? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये चारों की चारों जो है किसकी सहायक हैं? सिंधु की सहायक हैं। लेकिन सिंधु की सहायक हैं तो सिंधु के अंदर पानी ये कहां से गिराती हैं? राइट हैंड साइड से, दाएं ओर के ट्रिब्यूटरी ने हम बोलेंगे। और आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज थोड़े से अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं आपसे। अब प्यारे बच्चों नदियों की सहायक नदियां नहीं पूछेगा, सहायक नदियां तो पूछेगा लेकिन आपसे ये पूछेगा कि ये दाएं ओर की सहायक है या बाएं ओर की सहायक है। तो आपको बोलना है कि ये चारों की चारों जो इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं ये राइट हैंड की ट्रिब्यूटरी हैं, दाएं ओर से अपना पानी ये सिंधु नदी के अंदर गिराने का करती हैं काम। ठीक है, चलिएगा बच्चों अब हम बात करेंगे दाएं ओर से तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे बाएं ओर से जो नदियां पानी गिराएंगी सिंधु में, बाएं ओर की सहायक नदियां। बातें समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चों, आलसी मत बनो, साथ के साथ कमेंट किया करो, मेरे को भी लगे कि क्लास के अंदर आप प्रेजेंट हो। ठीक है, आलसी नहीं बनना जब तक जॉब ना आए आपके हाथ में। बाएं ओर से सहायक नदियां, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि बातें ठीक ठाक दिमाग में घुस रही हैं। थैंक यू सर, सारी अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है सर मैं आ गया ठीक है। ठीक है, चलिए, तुम ऐसी ऐसी बातें लिख देते हो मेरे को हंसी आ जाती है। ठीक है, चलिएगा। बहुत अच्छे बच्चों, चलिएगा अब देखिएगा बाएं ओर से सहायक नदियों के पहले मैं आपको नाम पढ़ा रहा हूं। ठीक है, पहले नाम पढ़ा रहा हूं फिर प्यारे बच्चों इनको हम जोड़ेंगे। ठीक है, पहले नाम में आपको ध्यान रखना है बाएं ओर से जो सहायक नदियां होंगी उसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों एक झेलम नदी। तो यहां पे लिखेंगे हम नदी, फिर लिखेंगे उस नदी का पुराना नाम। जो नदी हम पढ़ेंगे बाएं ओर की ट्रिब्यूटरी जो पानी गिराएगी बाएं ओर से किसके अंदर? बच्चों इंडस के अंदर, उस नदी का पुराना नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे उस नदी के उद्गम की। उद्गम का मतलब इंग्लिश में होता है ओरिजिन। जो नदी सबसे पहले जहां से निकलेगी वो पॉइंट उस नदी का उद्गम बिंदु होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा। सर ये ग्राम सचिव का पेपर कब है? बच्चों ग्राम सचिव का पेपर कब है ये तो खट्टर को ही नहीं पता है, सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्यों तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हो ये बातें पूछ पूछ के कि सर कब है? किसी को नहीं पता। हरियाणा में चाहे कितना बड़ा टीचर हो उसको नहीं पता है कि ग्राम सचिव का पेपर कब होगा। यानी कि ना सारे प्यारे बच्चों तुक्का मारेंगे, और तुक्का मेरे से मरवाना है तो प्यारे बच्चों मई के पहले सप्ताह में याद रख लो कि मई के पहले सप्ताह में पेपर हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारे के सारे तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा क्योंकि किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है
ये अफवाहें चलती रहती हैं, फेसबुक वगैरह इनको बंद कर दिया करो बच्चों, वरना दिमाग की दही बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल यूट्यूबर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जानकारी कुछ होती नहीं, तो आप लोगों के दिमाग के साथ वो खेलते रहते हैं, और तुम प्यारे बच्चों अपने दिमाग को फ्री छोड़ देते हो कि सामने वाला खेल भाई साहब जितना तू खेलना चाहता है, ठीक है। तो अपने दिमाग के साथ दूसरों को ऐसे मत खेलने दीजिएगा। आप खुद सोचिएगा, किसी को ये बातें पता नहीं होती, बस लगे रहिएगा, पेपर होगा, ध्यान रखेंगे, पेपर होगा, और पेपर हो तो प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन हो, इस तरीके से आपको डे बाय डे पढ़ते रहना है, ठीक है। पेपर हो जाएगा, 2 महीने लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी पेपर हो तुम जॉब लगो, इस तरीके से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो किसी को पता नहीं होता, बस तुक्के मार रहे हैं सारे के सारे। अब नदी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसकी सहायक नदी हम पढ़ेंगे झेलम। झेलम नदी सुना होगा आपने झेलम नदी के बारे में। यदि हम बात करें झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, तो आपको बोलना है कि झेलम नदी का पुराना नाम है वित्सत्ता। वित्सत्ता नदी। साथ ही साथ बच्चों सिकंदर की सेना ने इसे हाइडेस्पीज बोला था। क्या बोला था? हाइडेस्पीज। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री के अंदर, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था, और इसी युद्ध को क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीज का युद्ध बोलते हैं। तो सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को किस नाम से पुकारा था? हाइडेस्पीज के नाम से पुकारा था, ठीक है। वित्सत्ता, हाइडेस्पीज, ठीक है। यदि हम बात करें झेलम नदी का उद्गम कहां से होगा, तो आप बोलेंगे वेरीनाग झील से। वेरीनाग या शेषनाग। तो एक बार सिर्फ लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा बच्चों सारी की सारी बातें, तो एक बार बस मैं आपको नोट करवा रहा हूं। तो पहली बाएं ओर से सहायक नदियों में हम पढ़ेंगे झेलम नदी। झेलम नदी का पुराना नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है वित्सत्ता नदी। वित्सत्ता नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? हाइडेस्पीज के नाम से, ठीक है। यस, ठीक है। वेरीनाग शेषनाग झील से प्यारे बच्चों ये नदी निकल के आती है। झेलम नदी के बाद जो दूसरी नदी होगी वो होगी चिनाब। चिनाब। बच्चों चिनाब नदी का जो दूसरा नाम है वो अस्किनी नदी है। इसका पुराना नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है बार बार। अस्किनी नदी है, और अस्किनी नदी के साथ साथ चिनाब को चंद्रभागा के नाम से भी पुकारा जाता है। चंद्रभागा के नाम से भी पुकारा जाता है। इस चिनाब नदी की दो जलधाराएं होंगी। एक जलधारा का नाम होगा चंदर, दूसरी जलधारा का नाम होगा भागा। और चंदर जलधारा भागा नामक जलधारा के साथ हिमाचल प्रदेश के तंडी नामक क्षेत्र में मिलेगी, और तंडी में मिलते ही बच्चों इन दोनों की दोनों जलधाराओं को बोल देंगे चंद्रभागा। क्या बोल देंगे? चंद्रभागा। चिनाब नदी का जो उद्गम होगा वो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचाला दर्रे के समीप से होगा। हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचाला दर्रे के समीप से निकल के आएगी कौन सी नदी? चिनाब नदी। तीसरी जो नदी होगी बच्चों वो आपको ध्यान रखना है रावी। और रावी नदी। और रावी नदी का जो पुराना नाम है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है परूषणी है। रावी नदी का जो पुराना नाम है वो क्या है? परूषणी है। और रावी नदी का जो उद्गम होगा वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से होगा। मैंने आपको पढ़ाए थे तीनों के तीनों दर्रे, और बताया था मैंने कि तीनों के तीनों दर्रे शराब से आपको ध्यान रखने हैं। सै से सिपकिला, रै से रोहतांग, बै से बाड़ालाचाला। और इसी रोहतांग दर्रे के समीप से प्यारे बच्चों नदी निकलती है कौन सी? रावी नदी। रावी के बाद आपको ध्यान रखना है बच्चों व्यास। व्यास नदी। और ये जो व्यास नदी है इसका दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है विपासा। विपासा बसु नहीं, विपासा, ध्यान रखेंगे ना। तो व्यास नदी का दूसरा नाम विपासा है। और यदि हम बात करें ओके, रावी के बाद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अरे वो वाह मेरे भाई गोलू, एंटीसीडेंट रिवर कौन सी है सर? ये सारी की सारी एंटीसीडेंट रिवर ही है मेरे भाई, ठीक है। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली सारी की सारी जो नदियां होंगी वो एंटीसीडेंट रिवर ही होंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो रावी नदी के बाद चौथी जो नदी है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर की ओर लिख रहा हूं। चौथी जो नदी है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है व्यास। व्यास का दूसरा नाम है विपाशा, और विपाशा नदी का उद्गम जो होगा वो हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से होगा। हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से होगा और पंजाब के रोपड़ जिले में प्यारे बच्चों ये अपना पानी गिरा देगी किसके अंदर, सतलुज के अंदर, ठीक है। पांचवी जो ट्रिब्यूटरी है वो आपको ध्यान रखना है सतलुज। सतलुज, सतलुज का जो पुराना नाम है वो स्तद्रु है बच्चों, स्तद्रु नदी, ठीक है। और स्तद्रु नदी का जो उद्गम होगा वो राकस ताल तिब्बत क्षेत्र से होगा। मानसरोवर के निकट ही एक और ताल है राकस ताल, तो राकस ताल जो है ये तिब्बत में है, कैलाश रेंज के मानसरोवर झील के निकट है ये ताल, और इसी ताल से एक नदी निकलेगी जिसे हम बोलेंगे सतलुज, ठीक है। तो ये 5 नदियां बाएं ओर से सहायक ध्यान रखनी है, ये 4 नदियां दाएं ओर से आपको सहायक याद रखनी है। और सिंधु जिन 2 श्रेणियों के अंदर बहती है, जिन 2 श्रेणियों के बीच बहती है वो एक लद्दाख रेंज है और एक जास्कर रेंज है, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं, देखिएगा यहां पे हम मान लेते हैं कि वेरीनाग है, जम्मू कश्मीर का ये पार्ट जिसका नाम है वेरीनाग झील या शेषनाग झील। यहां से प्यारे बच्चों एक नदी निकलती है, निकलती हुई ये नदी आती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आती है तो इस नदी का नाम है बच्चों झेलम, झेलम नदी, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश के इस क्षेत्र से बच्चों एक जलधारा जिसका नाम है चंदर, एक जलधारा जिसका नाम है भागा। चंदर नामक जलधारा भागा नामक जलधारा के साथ जहां मिलेगी बच्चों इस जगह का नाम है तंडी। तंडी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और तंडी के अंदर दोनों की दोनों जलधाराओं के मिलते ही ये कहलाएगी चंद्रभागा, और चंद्रभागा को आगे जाके बोल देंगे चिनाब। और प्यारे बच्चों ये चिनाब आगे बढ़ती हुई यहाँ आएगी, ऊपर से प्यारे बच्चों झेलम इसके अंदर पानी गिरा देगी, और झेलम नदी जहां पे इसके अंदर पानी गिराएगी इस जगह का नाम है जांग। कौन सा प्रांत है ये, जांग प्रांत है बच्चों। और जांग प्रांत कहाँ है, आप बोलेंगे कि जांग प्रांत है पाकिस्तान के अंदर। कहाँ है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के पाकिस्तान के जांग नामक प्रांत में ये झेलम नदी अपना पानी गिरा देती है किसके अंदर है, चिनाब के अंदर बच्चों। तो ये हमारी कौन सी नदी हम है पढ़ रहे हैं, चिनाब नदी पढ़ रहे हैं, चिनाब, ठीक है। बच्चों यही नजदीक से रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश का दर्रा मैंने आपको बताया रोहतांग दर्रा, और इसी रोहतांग दर्रे के समीप से एक जलधारा निकलती है, निकलने वाली ये जलधारा अपना पानी गिरा देती है बच्चों चिनाब के अंदर, और ये जो जलधारा है इसका नाम आपको ध्यान रखना है रावी है। यदि मैं आपसे पूछूं कि रावी नदी किसकी सहायक है, तो रावी नदी ने पानी गिराया है चिनाब में, तो आप रावी नदी सबसे पहले सहायक बोलेंगे चिनाब की। और प्यारे बच्चों यदि चिनाब ऑप्शन में ना हो तो रावी नदी सहायक हो जाएगी किसकी, सिंधु की। वरना रावी जो नदी है वो सब ट्रिब्यूटरी होगी, उप सहायक होगी किसकी, सिंधु नदी की, क्योंकि रावी नदी अपना पहले पानी चिनाब में गिराती है, चिनाब इसका पानी लेके सिंधु में जाएगी, ध्यान रखेंगे। तो रावी नदी को हम उप सहायक बोलेंगे सिंधु नदी की। ऊपर से झेलम ने जांग नामक प्रांत के अंदर जब चिनाब में पानी गिराया है तो झेलम भी किसकी सहायक होगी, तो आप बोलेंगे सर चिनाब की होगी। तो झेलम रावी दोनों की दोनों सबसे पहले चिनाब की सहायक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों इस क्षेत्र से, ये कौन सा क्षेत्र है, ये तिब्बत क्षेत्र है, और तिब्बत क्षेत्र का प्यारे बच्चों ये कौन सा पार्ट है, राकसताल है। कौन सा पार्ट है, राकसताल है, ठीक है। और राकसताल मानसरोवर झील के निकट ही तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। सर स्क्रीनशॉट नहीं ले बच्चों, सारा का सारा फोटो यदि आपको चाहिए है, ठीक है, दोबारा से समझने के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जीके बाई शिवाज
एंड विवेक सर। तो विवेक सर की पॉलिटी के नोट्स और जितना मैं आपको करवाऊंगा उसके आपको डे बाय डे यहाँ से पिक मिलती रहेंगी और वो आप करते रहेंगे, ठीक है। वीडियो तो आपको लिसो ऐप से मिल ही जाएंगी। तो डे बाय डे नोट्स लेने के लिए आप यहाँ पे भी प्यारे बच्चों जुड़े रहिएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा अच्छा अच्छा बेहतरीन कंटेंट आप लोगों तक ट्रांसफर हम करते रहेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे तो आप टेलीग्राम चैनल्स पे जुड़िएगा। तमाम सारी की सारी बातें मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डालने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिएगा राकसताल से एक नदी निकलेगी, निकलती हुई ये नदी आगे बढ़ेगी और निकलती हुई नदी सबसे पहले अपने भारत के अंदर प्रवेश करेगी हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के कौन से दर्रे से होते हुए ये अपने भारत में प्रवेश करेगी? सिपकिल्ला दर्रे से। तो हिमाचल प्रदेश के सिपकिल्ला दर्रे से होकर ये प्यारे बच्चों भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है तिब्बत क्षेत्र से होती हुई। और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये पंजाब बहेगी, पंजाब के बाद आगे बढ़ते हुए बच्चों ये पाकिस्तान चली जाएगी और पाकिस्तान के अंदर जाके ऊपर से चिनाब और सतलुज नदी का पानी यहाँ मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों इसके ठीक ऊपर हिमाचल प्रदेश का ये इलाका जिसका नाम है व्यास कुंड। कौन सा कुंड? व्यास कुंड। कहाँ है व्यास कुंड? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से प्यारे बच्चों एक और नदी निकलेगी जिसे पहले विपाशा बोला जाता था, आज व्यास बोला जाता है। पंजाब का एक बहुत बड़ा प्यारे बच्चों अक्षेत्र, एक शहर हम बोल सकते हैं ब्यास, वो इसी नदी के किनारे है। और इसी ब्यास के अंदर प्यारे बच्चों राधा स्वामी मत का एक बहुत बड़ा प्यारे बच्चों आश्रम है जिसे हम राधा स्वामी ब्यास बोलते हैं, ठीक है। तो व्यास कुंड से निकलती हुई नदी आगे आएगी और आगे आके प्यारे बच्चों पंजाब के अंदर नांगल के नजदीक, नांगल नामक क्षेत्र रोपड़ जिले का पार्ट है। पंजाब के रोपड़ जिले के नांगल क्षेत्र के अंदर ये अपना पानी सतलुज में गिरा देगी। तो व्यास किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप बोलेंगे कि सर सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप बोलेंगे कि सर चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। झेलम किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। बच्चों ये पांचों की पांचों नदियों का जो पानी है वो इस क्षेत्र के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और इस क्षेत्र के अंदर इकट्ठा होते ही इन पांचों की पांचों नदियों के पानी को बोलेंगे पंचनद नदी। कौन सी नदी? अब पंचनद नदी, ठीक है। कौन सी नदी बोलेंगे बच्चों? अब पंचनद नदी बोलेंगे, ठीक है। और इसी पंचनद नदी को हम आगे बढ़ाएंगे। यही पंचनद नदी पांचों की पांचों नदियों का पानी लेके बच्चों सिंधु के अंदर अपना पानी गिरा देगी। और सिंधु के अंदर जिस जगह के ऊपर पानी गिराएगी उस जगह का नाम है मिठान कोट। कौन सा कोट? मिठान कोट। और मिठान कोट बच्चों कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के मिठान कोट के अंदर ये पांचों की पांचों नदियों का पानी जो पाकिस्तान के अंदर पंचनद नाम से प्रसिद्ध हुआ, ये पंचनद नाम की नदी पाकिस्तान में बहती है। इन पांचों नदियों को मिला के इस नदी का नाम पंचनद नदी है। और बच्चों पंचनद नाम की जो नदी है बच्चों ये अपना पानी सिंधु के अंदर गिरा देगी। कहाँ? मिठान कोट के अंदर। कहाँ? मिठान कोट के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बच्चों कि पंचनद नाम की नदी कौन से देश में बहती है? आप बोलेंगे पाकिस्तान में बहती है। पंचनद किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर के अंदर पंचनद रिवर अपना पानी कहाँ गिराती है? मिठानकोट नामक स्थान पाकिस्तान के अंदर गिराती है। तो ये तमाम बातें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे पहला रिवर सिस्टम प्यारे बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको बोलते हैं इंडस रिवर सिस्टम। क्या बोलते हैं? इंडस रिवर सिस्टम इसे हम बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सतलुज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई राजस्थान के लोगों को पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से। और लगभग बच्चों 649 किलोमीटर इस सतलुज नदी से निकाली गई इंदिरा गांधी नहर की लंबाई है जो अपने भारत की सबसे लंबी नहर है। तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी कैनाल है। राजस्थान के लोग बड़ी दूर दूर से प्यारे बच्चों पीने का पानी लेके आते थे और राजस्थान के लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से ही इस नहर को सतलुज नदी से निकाला गया था जिसे हम इंदिरा गांधी नहर बोलते हैं, ठीक है।
तो बच्चों आज की क्लास हुई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे कि सिंधु नदी से कितने और क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु नदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सिंधु नदी से बहुत सारे और क्वेश्चन बनेंगे कि सिंधु नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है, कौन सी नदी का पानी कौन से देश को मिला, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ, इसी नदी के नाम पे अपने देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा और अपने देश को हिंदुस्तान बोलने वाले लोग ईरान के थे। अपने देश का नाम प्यारे बच्चों जो इंडिया पड़ा वो यूनान के लोगों ने इस नदी को देख के इसे इंडस बोला था और इसी इंडस शब्द से हम इंडिया कहलाए। तो अपने भारतीय संविधान के अंदर प्रयोग किया गया इंडिया नामक शब्द बच्चों ग्रीक भाषा का ही शब्द है और इंडस रिवर को देख के ही इन ग्रीक लोगों ने हमें क्या बोला था, इंडिया बोला था। क्या बोला था? इंडिया। ठीक है, तो ये तमाम बातें प्यारे बच्चों आपको पता होनी चाहिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप, ठीक है, तब तक आप प्यारे बच्चों इनको रिवाइज करते रहिएगा और क्लास का मजा ऐसे ही लेते रहिएगा। तो कल फिर हाजिर होंगे बच्चों इसी समय 7 से 8 बजे तक मेरी क्लास रहेगी ज्योग्राफी की, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक, खुश रहो और पढ़ते रहो।